वेलकम एस्पिरेंट्स। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं कॉम्पिटिटिव ओलंपस में। जैसा कि हम बात कर लेते हैं अपनी पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था को लेके, हमने देखा था प्रियम्बल को लेके यानी प्रस्तावना, जिसकी बात हम कर चुके हैं। उसमें हमने देखे थे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से फीचर्स ऐड हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में कौन कौन से शब्द ऐड हैं, और उसको लेके हमने एक क्विज़ भी अरेंज किया था जो कि आप लोगों ने शायद अटेंड किया होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने भाग 1 जिसका नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी क्षेत्र व इसके संघ की बात करने वाले हैं हम आज। तो देखेंगे इसमें कि हमारे भारत में क्या कौन से नियम हैं, कौन से आर्टिकल्स हैं जिसके थ्रू हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी टेरिटरी को ऐड कर सकते हैं, और कौन कौन सी नई टेरिटरीज़ हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की है इन आर्टिकल्स के थ्रू। और साथ ही साथ देखेंगे इसमें कुछ नए अमेंडमेंट्स भी हुए हैं, जैसे कि हम बात कर ले जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल की, तो उसमें हमने कैसे अमेंडमेंट करा और किस आर्टिकल के थ्रू वो हुआ, हमारा क्षेत्र जो हमारी टेरिटरी है उसमें शामिल की गई। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल नंबर 1 की बात कर लेते हैं यूनियन एंड टेरिटरीज़ में। तो आर्टिकल नंबर 1 देखते हैं क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 1 क्या है? इंडिया दैट इज़ अ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया दैट इज भारत इज इंडिया दैट इज़ अ भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स। देखिए हुआ क्या, जब ये आर्टिकल लिखा जा रहा था तो बात हुई कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने कहा कि क्यों ना हम अपने पुराने नाम भारत को ऐड करें, और कुछ वहाँ पे मॉडर्न थिंकर भी थे। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं हम क्यों ना इंडिया अडॉप्ट करें। तो वहाँ पे मीटिंग हुई और बात डिसाइड होती है कि चलिए हम दोनों शब्द को ऐड करते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे कहा गया है इंडिया दैट इज़ अ भारत, यानी कहने का मतलब जो इंडिया है वही भारत है। अभी कुछ दिनों पहले एक पिटीशन लगी थी कोर्ट में, तो वहाँ पे कहा गया था क्यों ना हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया का नाम चेंज करके भारत क्यों ना कर दें। तो वहाँ पे स्टेटमेंट कोर्ट ने दिया ये कि जब आर्टिकल नंबर 1 में पहले ही आपको बता दिया गया है इंडिया दैट इज़ अ भारत, तो वहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत क्या है। और इस पिटीशन को खारिज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जब पहले जो चीज़ पहले ही से मेंशन है उस पर फिर हम चेंज क्यों करें जो पहले से ही मेंशन है। पहली बात तो ये हो गई नाम को लेकर। अब इसमें कहता है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यों का संघ है ये, यानी राज्यों का एक समूह है। अब बात होती है यहाँ पे राज्यों का समूह। यहाँ पे ये बोला गया है इंडिया दैट इज़ अ भारत, एंड उसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट है यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यों का समूह। कहने का यहाँ ये मतलब है कि इंडिया ना कि एक फेडरल स्ट्रक्चर नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए पहली बात तो ये है फेडरल स्ट्रक्चर मतलब इंडिया राज्यों का एक समूह है, ठीक है, और इसमें कोई वो नहीं हमारा एग्रीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा जो इंडिया एक कंबाइंड एक यूनियन है। दूसरी बात यहाँ पे इंडिया जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब यहाँ पे ये कहने का है कि अगर कोई स्टेट चाहे तो वो इंडिया से अलग नहीं हो सकता। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे स्टेट्स क्या हैं, इंटीग्रल पार्ट हैं हमारे नेशन का। साथ ही साथ जैसे हम यूएस में देखते हैं वहाँ पे एग्रीमेंट हुआ रहता है स्टेट्स में, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं हम लोग, मगर यहाँ पे क्या है यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी राज्यों का संघ है। तो ये हो गया हमारा पहले आर्टिकल, इंडिया दैट इज़ अ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात हो गई। अब हम बात करते हैं अपने अगले आर्टिकल जिसका नाम है आर्टिकल नंबर 2। उसमें देखते हैं क्या बोलते हैं। आर्टिकल नंबर 2 में क्या है? आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 2 कहता है ये कि न्यू स्टेट्स
एंड टेरिटरीज एडमिशन कैसे होंगे, यानी कहने का मतलब जो चीज़ हमारे एग्जिस्टेंस में नहीं है, जो चीज़ पहले से नहीं है हमारी कंट्रीज में, टेरिटरी में, उसको ऐड करने का इसमें प्रोसीजर है। ठीक है, जैसे कि अगर हम कोई लैंड या टेरिटरी ऑक्यूपाई करते हैं तो उसको किस आर्टिकल के थ्रू ऐड करेंगे, वो आर्टिकल नंबर 2 ही होगा। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि एंट्रेंस हमारा कैसे होगा न्यू स्टेट्स का हमारे कंट्री के अंदर, यानी न्यू स्टेट्स एंड टेरिटरीज इन एडमिशन एंड इस्टेब्लिशमेंट, यानी इस्टेब्लिशमेंट कैसे होगा न्यू स्टेट्स का हमारे कंट्री के अंदर, यानी जो हमारे पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। अगर हम कल को कोई अगल बगल का क्षेत्र अपने ऑक्यूपाई करते हैं तो उसको हम किस आर्टिकल के, आर्टिकल 2 के थ्रू हम उसे ऐड करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएंगे, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, establishment of new states and territories। यानी न्यू स्टेट्स या टेरिटरी को ऐड करने का ये प्रोसीजर है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, अगर हम देखते हैं एक एग्जांपल जो कि 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, कब हुआ था, 1974 में हुआ था। क्या था, अगर एग्जांपल के तौर पे लेते हैं हम 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, कौन सा ईयर था, 1974। इसमें क्या हुआ था, इसमें हमने एक स्टेट ऐड किया था जिसका नाम है सिक्किम। सबसे पहले हम 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 के थ्रू देखते हैं क्या है कि जो सिक्किम है हमारा, इसको हमने अपने अंदर शामिल किया। पहली बात तो क्या बनाया, इसको हमने एक एसोसिएटिव स्टेट बनाया, यानी हमने कॉन्स्टिट्यूशन एसोसिएटिव मतलब हमने शामिल पूरी तरह से इसे नहीं दिया था। ठीक है, स्टेट का दर्जा हमने इसे पूरी तरह नहीं दिया था, इसको हमने बाद में दिया है स्टेट का पूरा दर्जा। तो इसको सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इसको सबसे पहले एसोसिएटिव स्टेट बनाया, इसे एसोसिएट स्टेट बनाया, बिकेम एसोसिएटिव स्टेट। ठीक है, 1974 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 35th, और उसको क्या बनाया हमने, सिक्किम को एसोसिएटिव स्टेट बनाया था। अच्छा, तो फिर उसके बाद होता क्या है, अगले ही साल हम जब देखते हैं इसमें क्या करते हैं, 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अमेंडमेंट करते हो 1975 में। इसमें क्या होता है, जो सिक्किम हमारा अभी तक जो एसोसिएटिव स्टेट था, अब ये क्या बन चुका है हमारा, ये हमारा फुल फ्लेज्ड स्टेट बन चुका है, यानी इसके सभी अधिकार मिल चुके हैं। तो अब देखते हैं इसको क्या मिल गया, फुल फ्लेज्ड का स्टेटस मिल गया इसे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 2, जिसमें हम बात करते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स एंड इट्स टेरिटरीज। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम अगर कोई लैंड हमारे कंट्री के बाउंड्री के अंदर नहीं है, अगर हम कोई और लैंड को ऑक्यूपाई करते हैं अपने अंदर, तो वो लैंड का ऑक्यूपाई जो करते हैं उसको किस आर्टिकल के थ्रू करेंगे, वो आर्टिकल नंबर हमारा 2 होगा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके आर्टिकल नंबर 3 की। आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है, बर्थ ऑफ न्यू स्टेट्स इन इंडिया एंड चेंज इन इट्स नेम, यानी अगर कोई भी स्टेट या टेरिटरी हमारी कंट्री के अंदर अगर उसका नाम भी चेंज किया जाता है, या तो उसकी बाउंड्री को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है, तो उस कौन से आर्टिकल के थ्रू होगा, वो आर्टिकल नंबर 3 के थ्रू होगा हमारा। अच्छा,
तो देख ले क्या लिख लेते हैं इसका, बर्थ ऑफ न्यू स्टेट एंड चेंज इन इट्स changes made in the name। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है, अगर कोई नाम चेंज करते हैं या किसी भी कंट्री किसी भी स्टेट की बाउंड्री इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं तो उसको लेके हम क्या करेंगे, वो आर्टिकल 3 के थ्रू होगा। जैसा कि सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर देखा जाए, आप लोगों को जैसे पता है 2019 में ही एक बिल पास हुआ था, किस नाम से, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल से। और उस बिल को पास करा गया, पास करने के बाद वो क्या हो गया, एक्ट हो गया। तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 में जो पास हुआ, तो इसमें क्या हुआ, इसमें हमने क्या किया था, हमारी जो बाउंड्री थी जम्मू एंड कश्मीर की, उसको हमने क्या किया, डिवीज़न किया। किस भाग में, 2 भागों में, एक तो लद्दाख एंड देन जम्मू एंड कश्मीर, यानी उसे 2 भागों में हमने डिवाइड किया। किस आर्टिकल के थ्रू, बर्थ ऑफ न्यू स्टेट्स एंड चेंजेस मेड इन द नेम, यानी आर्टिकल 3 के थ्रू हमने क्या किया, उसमें चेंजेस किया। किसमें, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो पास किया गया था हमारा 2019 में। और कोई भी बिल अगर आता है उसको पास होने के बाद वो एक्ट बन जाता है, तो ये हमारा बाद में एक्ट बन गया 2019 में। अच्छा, तो इसमें करना क्या होता है, तो देखिए इसमें प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। सबसे पहले प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा, हम ये बिल पेश करने जा रहे हैं और इसको लेके आप हमें परमिशन दीजिए। तो हमारे जो होम मिनिस्टर थे उन्होंने क्या किया था, वो पहले से ही परमिशन लेके आए थे और उसके बाद ये बिल पेश किया गया, तो वो ईज़िली पास हो गया। और उसके बाद हमारा क्या हो गया, जम्मू एंड कश्मीर क्या हो गया, 2 भागों में डिवीज़न हुआ। किसमें, यूनियन टेरिटरीज़ में। पहले जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था, उसको डिवाइड करके हमने क्या, यूनियन टेरिटरीज़ में बना दिया, लद्दाख और क्या, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो ये बात हो गई आर्टिकल नंबर 3 की तक। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 जो है हमारा। आर्टिकल नंबर 4 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 4 ये कहता है, जो प्रोसीजर होगा आर्टिकल 2 और 3 में अमेंडमेंट करने के, वो मेंशन किया गया है आर्टिकल नंबर 4 में। यानी कहने का मतलब क्या है, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 2 एंड 3, यानी जो भी प्रोसीजर है अमेंडमेंट का, ठीक है, तो वो किस आर्टिकल के थ्रू होगा, हमारा आर्टिकल नंबर 4 के थ्रू होगा। अच्छा, तो ये बात हो गई हमारी आर्टिकल नंबर 4 तक। देखिए इसमें क्या होगा, अगर कोई भी लॉ बनाना होगा हमें, तो सीधे हमें एक नॉर्मल बिल पेश करना होगा और उस पर हम लॉ बना सकते हैं। इसमें ये नहीं करना है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़े, ठीक है, संवैधानिक संशोधन नहीं करना पड़ेगा। इसमें सीधे एक नॉर्मल बिल लेके आप आइए, अगर कोई भी चेंजेस करने हैं उसके लिए कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, आप बिल लेके आइए, पास हो जाता है, वो एक्ट बन जाएगा। इसमें संविधान संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि आर्टिकल 368 के थ्रू होता है, ठीक है। और ये सिंपल मेजॉरिटी से पास, यानी 50+1 की मेजॉरिटी से अगर पास हो जाता है, वोटिंग आ जाती है, तो इसका मतलब वो बिल पास हो गया। तो ये बात हो गई हमारी किसकी, आर्टिकल नंबर 4 तक की बात हो गई है। अच्छा, अब इसके बारे बात हम कुछ कर लेते हैं आगे भी।
आगे क्या हुआ था इसमें। अब देखते हैं हम जो 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1970, लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ किसके बीच में, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में, जो कि कब हुआ 14 मई 2015 में हुआ क्या इस लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट में। जैसा कि आप लोग जानते हैं इंडिया और जो बांग्लादेश है वो रिवर्स के थ्रू बॉर्डर शेयर करते हैं। तो होता क्या था कि जो फिशरमैन होते हैं वो बांग्लादेश में चले जाते थे, इंडिया वाले, बांग्लादेश वाले इंडिया में चले जाते थे, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी इसको लेके। तो हुआ क्या कि आगे बात कर लेते इधर साइड में ज़रा देखिए, बाय 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट which was passed at 14th May 2015, इसमें क्या हुआ, लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ। किसके बीच में हुआ, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या इसमें। तो इंडिया के क्या हुआ, जो 101 विलेजेस थे, जो इंडिया के 101 विलेजेस थे, तो इंडिया ने क्या किया, 101 विलेजेस इनको दे दिए, 101 विलेजेस दे दिए। और इंडिया को क्या मिला, इंडिया को क्या मिला, 51 विलेजेस इंडिया के पास आए। तो ये कैसे प्रोसेस हुआ देखते हैं, बात करते हैं। देखिए अभी तो सर आप कह रहे थे कि ये प्रोविज़न नहीं है कि इसे डिसइंटीग्रेशन किया जा सके। अभी देखते हैं क्या होता है। तो इसमें क्या हुआ, बाय 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट विच वॉज डन ऑन 14th May 2015 between India and Bangladesh by the name of Land Border Agreement। तो होता क्या है इसमें, इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया हैज़ गिवन 101 villages to the Bangladesh and Bangladesh has given 51 villages to India। तो देखिए यहाँ पे प्रोसेस क्या हुआ, यहाँ पे पार्लियामेंट के थ्रू हुआ। पार्लियामेंट के पास ये पावर है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो अपनी टेरिटरी किसी और को ट्रांसफ़र कर सकती है, मगर उसके लिए एक परमिशन चाहिए होगी, या आप कह सकते हैं कि अमेंडमेंट करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वो ज़रूरी है। तो ये प्रोसेस पास हुआ बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास ये शक्ति है कि वो अपने लैंड ट्रांसफ़र कर सकती है, बट बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए ज़रूरी है। पार्लियामेंट को ये परमिशन हमारे संविधान देता है कि वो अपनी जो टेरिटरी है वो ट्रांसफ़र कर सके किसी और देश को, मगर उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा, जो कि आर्टिकल 368 के थ्रू होगा। ठीक है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है। तो इस आर्टिकल के थ्रू ही हमने अमेंडमेंट किया और उसके बाद हमने ट्रांसफ़र किया लैंड। ठीक है, एक और केस आता है, इससे पहले भी हम लोगों ने ट्रांसफ़र किया था, बेरूबाड़ी केस। ठीक है, उसमें क्या हुआ था, इसको मैं रब कर देता हूँ, उसके आगे फिर बात करते हैं। देखिए होता क्या है। तो एक बेरूबाड़ी केस हुआ था जो कि पश्चिम बंगाल में, यानी वेस्ट बंगाल में बात है, जगह का नाम है एक।
बारी यूनियन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल की बात है। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो केस हुआ था, कब हुआ था? 1958 में हुआ। ठीक है, होता क्या है यहाँ पे, जैसा कि आप लोग जानते हैं पश्चिम बंगाल में मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है और इंडिपेंडेंस के पास हमारा वहाँ पे जो डोमिनेशन था वो पाकिस्तान का थोड़ा ज़्यादा था। तो इस वजह से होता क्या है, वहाँ पे एक एग्रीमेंट होता है, नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो पास किया जाता है 1960 में। ठीक है, तो उसके थ्रू क्या होता है, इंडिया और पाकिस्तान, ये एग्रीमेंट किसके बीच हुआ था? इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1960 में ये पास कर दिया गया। होता क्या है, इसमें इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में होता है। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। अच्छा ठीक है, ये तो बात सही है। तो इसमें हुआ क्या कि इंडिया ने अपना जो लैंड था वो ट्रांसफ़र कर दिया पाकिस्तान को, ट्रांसफ़र कर दिया, और वो आगे जाके क्या बनता है, जिसको हम कहते थे ईस्ट पाकिस्तान, और जो अब जाना जाता है किस नाम से? बांग्लादेश के नाम से। तो सबसे पहला जो हमारा नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसको हम जानते हैं बेरूबाड़ी यूनियन के नाम से। 1960 में हुआ था, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ और जिसको हमने कहा बांग्लादेश। ये बात हो गई हमारी कहाँ तक की? आर्टिकल 4 के थ्रू, आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4। आइए क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 क्या कहता है हमारा, कि जो प्रोसीजर है अमेंडमेंट का आर्टिकल 2 और 3 में, उसको मेंशन करता है। आर्टिकल 3 क्या कहता है? बर्थ ऑफ न्यू स्टेट्स और एंड चेंज देयर नेम, यानी जो हमारे पहले से बाउंड्री के अंदर, अगर बाउंड्री के अंदर कोई चेंजेस हो रहे हैं, इंडिया के अंदर अगर कोई चीज़ स्टेट को तोड़ के 2 स्टेट बनाया जा रहा है, तो वो आर्टिकल 3 के थ्रू होगा, और कोई नेम चेंज करना होगा वो भी आर्टिकल 3 के थ्रू होगा। आर्टिकल 2 में क्या होता है? आर्टिकल 2 में ये होता है कि अगर किसी चीज़ को ऐड करना है, कोई भी टेरिटरी को ऐड करना है अपने अंदर, तो उसके लिए हम आर्टिकल 2 का ऐड करेंगे, यूज़ करेंगे। उसमें क्या होगा? उसमें हम आउटसाइड वाली जो बाउंड्री होगी, यानी हमारा जो कंट्री है उसके बाहर वाली जो कंट्री को हम या लैंड को ऑक्यूपाई करते हैं, तो वो किस आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 2 के थ्रू होगा। आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया डेट इज़ अ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि डिसइंटीग्रेट, पहली बात तो नाम को लेके है कि इंडिया जो है वही भारत है। दूसरी बात ये है कि वो एक राज्यों का समूह है, जिसको ये परमिशन नहीं दी गई है कि वो डिसइंटीग्रेट हो जाए हमारी कंट्री से, वो एक इंटीग्रल पार्ट है। तो ये बात हो गई हमारी पार्ट 1 के 4 आर्टिकल्स में। 4 आर्टिकल्स की बात हो गई जो यूनियन एंड टेरिटरीज से बात करते थे। अब हम आगे देखेंगे, जैसा कि आपको पता है कि इंडिपेंडेंस से पहले हमारी जो कंट्री थी वो बहुत सी प्रोविंसेस, कमिश्नरी स्टेट्स, ब्रिटिश रूल और एक पार्ट था अंडमान एंड निकोबार का। ठीक है, तो ऐसे डिवाइड थे और प्रोविंस भी थे। तो होता क्या है, यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे प्रांत थे, तो जैसे कि 552 प्रोविंसेस थे। ठीक है, तो उसमें से कुछ प्रोविंस तो इंडिया में शामिल होने के लिए राज़ी हो गए थे, मगर कुछ नाटक कर रहे थे। तो उसको कैसे हमने एक इंडिया बनाया, उस प्रोविंस को कैसे ऐड किया अपने में,
अब हम उसके बारे में बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। अब देखेंगे कौन इसके पीछे मेन लीडर कौन थे हमारे, जिन्होंने ये बेहतरीन काम करके दिखाया। तो आइए देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ इंडिया में सबसे पहले यूनिफिकेशन। थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी जानना ज़रूरी है, तो ये देख लेते हैं। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनिफिकेशन की। तो यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, तो अगर हम आप लोगों ने नाम सुना होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी भी आपने सुना होगा, ठीक है, जो कि गुजरात में है। और साथ ही साथ इनको क्या कहा जाता है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ये शानदार काम किसने किया यूनिफिकेशन का, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, जिनके नाम से हम स्टैचू ऑफ यूनिटी की मूर्ति भी लगी। और इनको क्या कहा जाता है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जैसे जर्मनी में बिस्मार्क थे, इसी तरह इंडिया में इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग को पता है, इंडिया में प्रोविंसेस थे। कितने प्रोविंसेस थे, 552 प्रोविंसेस थे। यानी राजा महाराज यहाँ पे लोग शासन करते थे। होता क्या है, 22 जून 1947 में एक टेरिटरी बनाई जाती है। 22 जून 1947 में एक मिनिस्ट्री बनाई जाती है, जिसका फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंस मिनिस्ट्री के नाम से होता है। इसका क्या होता है, इसमें ये किया जाता है कि हम कैसे ऐड करना है। तो इसमें हम कह देते हैं फॉर्मेशन होता है किसका, मिनिस्ट्री का, फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंस मिनिस्ट्री, ठीक है, प्रोविंस मिनिस्ट्री। तो इसके थ्रू हम देखते क्या हैं कि इंडिया में शामिल होने के लिए 549 प्रोविंसेस रेडी हो जाती हैं टू ज्वाइन इंडिया। बट कंडीशन क्या थी, यहाँ पे 549 तो ऐड हो जाती है, शामिल हो जाती है इंडिया में, मगर इसमें से 3 प्रोविंसेस बच जाती हैं। अब वो 3 प्रोविंसेस को हमने कैसे ऐड किया अपने अंदर, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले उसका नाम जान लेते हैं, कौन कौन सी 3 प्रोविंसेस थी। 3 प्रोविंसेस, सबसे पहला हम नाम लिख लेते हैं हैदराबाद का। हैदराबाद। दूसरी जो हमारी है जूनागढ़। एंड थर्ड इज जम्मू एंड कश्मीर। होता क्या है, जो हैदराबाद के निज़ाम होते हैं वो इंडिया के साथ नहीं आना चाहते हैं। तो होता क्या है, बोला जाता है कि आ जाइए, आपको शामिल प्रिविलेजेस दी जाएंगे, मगर वो राजी नहीं होते हैं, वो पाकिस्तान के तरफ थोड़ा प्रो रहते हैं। तो होता क्या है, सरदार वल्लभ भाई क्या करते हैं, इनके पास आर्मी का मिशन कर देते हैं और
आर्मी के मिशन के साथ जो इंडिया का हैदराबाद, इंडिया में जो हैदराबाद है उसको हम अपने अंदर शामिल कर लेते हैं और निज़ाम जी की छुट्टी कर देते हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए हैदराबाद को हमने कैसे ऐड किया अपने अंदर, तो बाय आर्मी मिशंस के द्वारा ऐड किया। अब जूनागढ़ के साथ भी यही था, पब्लिक तो चाहती थी इंडिया में शामिल होने की, मगर वहाँ के जो राजा थे, महाराजा थे, निज़ाम थे, वो हमारे साथ शामिल नहीं होना चाहते थे। तो इसको कैसा किया हमने, रेफरेंडम के द्वारा, रेफरेंडम के द्वारा हमने क्या किया, इसको अपने अंदर शामिल कर लिया, जनमत संग्रह करा के। और जो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के जो महाराजा हरी सिंह थे, वो ना तो इंडिया के साथ आना चाहते थे, ना ही पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे। ये चाहते क्या थे, हरी सिंह चाहते थे इंडिपेंडेंट रहना। इंडिपेंडेंट इन्हें कंट्री चाहिए था। ठीक है, ना तो ये इंडिया के साथ आना चाहते थे, ना ये पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे। अच्छा ठीक है, होता क्या है, 15 अगस्त 1947 जब इंडिया आज़ाद होता है, इंडिया इस समय फ्री हो जाता है। और अक्टूबर 1947 में जो पाकिस्तान सोल्जर्स होते हैं, वो वहाँ के जो लोकल्स होते हैं उनकी वेशभूषा में आके अटैक करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। आज़ादी के कुछ ही महीने के बाद हुआ ये, इंडिया तो 1947 अगस्त 1940, और ये इंसिडेंट होता है अक्टूबर में 1947 में ही। पाकिस्तान सोल्जर्स वहाँ के जम्मू एंड कश्मीर के लोकल्स के वेशभूषा में आके अटैक कर देते हैं और अपने अंदर वो शामिल करना चाहते हैं जम्मू एंड कश्मीर को। तो महाराजा जो हरी सिंह होते हैं वो इंडिया के पास आते हैं और कहते हैं कि हमें इनके अटैक से बचा लीजिए। तो इंडिया वालों ने क्या कहा, ठीक है हम आपकी रक्षा करेंगे, मगर हमारी कुछ कंडीशन भी है। तो उनसे एक एग्रीमेंट साइन कराया जाता है और साथ ही साथ कहा जाता है, उस एग्रीमेंट में होता क्या है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो क्या होगा, इंडिया का एक पार्ट होगा। इस तरह जो जम्मू एंड कश्मीर जो था वो इंडिया का पार्ट बन गया। तो इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हो जाता है। इंडिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। और ये अटैक करते हैं, अटैक ऑफ पाकिस्तान ऑन JNK। JNK के जो महाराजा होते हैं, महाराजा हरी सिंह, वो रिक्वेस्ट किससे करते हैं, इंडिया से। प्लस एग्रीमेंट भी होता है टू जॉइन इंडिया, ठीक है। तो इस तरह होता है इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर का विलय। तो ये हो गई बात हमारी जम्मू एंड कश्मीर की, कैसे हमने ऐड करा है अपने अंदर। और सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर बने जम्मू एंड कश्मीर का, वो कौन थे, शेख अब्दुल्ला, जो प्राइम मिनिस्टर बने जम्मू एंड कश्मीर के। क्योंकि आप लोगों को जैसे पता है कि जम्मू एंड कश्मीर को एक उनका स्पेशल स्टेटस दिया गया था, और उसके बाद हुआ क्या, उनको अपना संविधान खुद बनाने की अनुमति दी गई थी। तो इस वजह से वहाँ का अलग एक प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था।
सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर बने वो कौन थे? शेख अब्दुल्ला साहब थे। इस तरह जम्मू एंड कश्मीर हमारे, मगर वहाँ पे कंडीशन ये थी कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन अलग था, तो इंडिया को बहुत प्रॉब्लम होती थी। कोई चीज़ अगर कुछ चेंजेस करने हो, वहाँ की जो विधानसभा थी उसे परमिशन लेनी पड़ती थी। तो हुआ क्या, 2019 में हमारी होम मिनिस्ट्री में जो अमित शाह जी हैं, उन्होंने क्या किया, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल पेश करते हैं, जैसा कि हमने आर्टिकल 3 में पढ़ा था। होता क्या उसमें, वहाँ पे प्रेसिडेंट से वो परमिशन लेके आते हैं, बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाता है और साथ ही साथ वो पास होता है। और उसके बाद जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको जो स्पेशल स्टेटस है वो समाप्त कर दिया जाता है। और साथ ही साथ वहाँ पे इंडिया को पूरी परमिशन मिल जाती है कुछ भी करने के लिए। कोई भी लॉ बनाना रहेगा वहाँ की विधानसभा से पूछने की अब ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये बात हो गई हमारी जम्मू एंड कश्मीर तक की विलय की बात। अब हम आगे बात करेंगे अपने अगले नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि होगा हमारा इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स। यानी जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंडिपेंडेंस के बाद 14 स्टेट्स थी और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। उसके बाद कैसे कैसे स्टेट्स बटे हैं उसके बारे में बात करेंगे अब अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।